this video, I'll discuss about previous year question solution of IIT JEE and NEET. Okay, the first question is, look at this. जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है 2010 में. ठीक है भाई, तो उसने बोला है among of the following extensive property is और या are. तो देखो भाई, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, भाई, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ही आपके साथ डिस्कस किया था भाई. क्या डिस्कस किया था? जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. किस चीज पे? अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. ठीक है भाई, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज एक बार जा करके उसको देखिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा भाई. ठीक है, देखो भाई, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसमें मैंने बोला था जिसके आगे मोलर या क्या लगा होता है, स्पेसिफिक लगा होता है समय, वो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है भाई. ठीक है, तो देखो जो हमारे पास ये पहले वाला है ये तो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ. तो जो ईएमएफ है भाई, ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या होता है, पहले तो आपको ये देखना है कि जो ईएमएफ है वो क्या होता है भाई. तो ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. समझ है? तो इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय आइदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. या क्या बोलूंगा मैं, देखो लिख भी लेता हूं मैं आपके लिए. देखो भाई, जो ईएमएफ बोला है वो ईएमएफ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. समझ आया? जो प्रोड्यूस होता है या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो या जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से. समझ आया? याद रखना ये मास पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता. तो याद रखना ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा भाई. इसको भी क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो. समझ है? इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो देखो भाई, मैंने बोला मेरे पास एक सर्किट है, समझ है, ये भी एक सर्किट है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है. समझ आया भाई? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस याद रखना. अगर आपने वायर की लेंथ क्या कर दी है, वायर की जो लेंथ है वो क्या कर दी है भाई, बढ़ा दी है. समझ आया? तो याद रखना रेजिस्टेंस भी जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा. समझ आया? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो यानी कि ये मैटर पे डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उस पर हमारा रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. और याद रखना हीट या कोई एनर्जी का फॉर्मेट हो वो भी हमेशा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो स्पेसिफिक हीट अगर होती तो ये इंटेंसिव होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी. तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, देखो भाई, मीन्स अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, 1 डिग्री से राइज करना है. समझ आया? उसके लिए हमें जितनी भी हीट की जरूरत होगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. समझ आया? उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. तो मेरे पास एक सब्सटेंस है, समझ आया? अगर मुझे उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से क्या करना है, राइज करना है, 1 डिग्री से राइज करना है, तो उसके लिए मुझे जितनी भी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. समझ आया भाई? इसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी. तो जो हीट कैपेसिटी है वो मैटर पे डिपेंड कर रही है. समझ आया भाई? तो याद रखना ये हमेशा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. समझ आया? तो जो इसका ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा भाई. ये दोनों के दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है. समझ आया? देखो भाई, जो अगला वाला क्वेश्चन है 26, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा भाई. ठीक है, तो ये बोल रहा है अमंग ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन इज और आर. देखो भाई, जो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है.
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी है तो प्रीवियस वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा भाई। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है 4 से 5 लेक्चर में भाई, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारा मैं करवा दूंगा। ठीक है, चाहे वो IIT JEE से हो या नीट से हो भाई। तो देखो, तो क्या बोला, स्टेट फंक्शन बताना है। तो देखो भाई, मैंने आपको बोला था SUHAG, जो पूरा सुहाग वर्ड है। S का मतलब मैंने क्या बताया था, एंट्रोपी। U का जो मीन्स है वो आपको बताया था इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। H जो है उसको बताया था एंथैल्पी। A जो है उसको बताया था हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। और जो G है भाई, G को बताया था गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बताया था, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। ठीक है भाई, G को क्या बताया था, गिब्स फ्री एनर्जी। और मैंने ये सब का सब बोला था, सारे की सारी ये एनर्जी के फॉर्म है, और इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव और स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव है और स्टेट फंक्शन है भाई। तो देख लो, जो देखो भाई, जो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है और मोलर एंथैल्पी है, वो तो क्या है, वो दोनों के दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये और ये। अब मैंने वर्क बताया था, वर्क याद रखना, मैंने आपको बताया था वर्क एंड हीट, हीट, ये दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे वर्क दो टाइप से बताया, एक बताया रिवर्सिबल और दूसरा बताया इरिवर्सिबल। समझ में आया? तो देखो, लेट अस कंसीडर मेरे पास एक स्टेट ऑफ द सिस्टम है और ये दूसरा स्टेट ऑफ द सिस्टम है। समझ में आया? ये इनिशियल स्टेज है A, ये क्या है, फाइनल स्टेज है B। समझ में आया? और रिवर्सिबल वर्क हो रहा है, रिवर्सिबल वर्क हो रहा है। समझ में आया? तो याद रखना रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो वर्क होता है वो भी एक स्टेट फंक्शन होता है। क्यों? बिकॉज बिटवीन गिवन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, जो आपका ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है भाई, ठीक है, देयर कैन बी ओनली वन रिवर्सिबल पाथ। इन दोनों के बीच में केवल एक ही रिवर्सिबल पाथ है, एक ही रिवर्सिबल पाथ है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो भाई, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, C और D। क्या हो जाएगा, A, C और D। समझ में आया? एक बार दोबारा सुन लो, जो इंटरनल एनर्जी है और मोलर एंथैल्पी है, समझ में आया, वो तो हमारा 101% स्टेट फंक्शन है। लेकिन जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क है वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। बिकॉज बिटवीन गिवन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज देयर कैन बी ओनली वन रिवर्सिबल पाथ। ठीक है भाई, तो इट मीन्स ये भी स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था भाई ये। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है उसने बोला है 27 वाला, ये भी जेई में आया हुआ है भाई, मेंस में। ये वाला देखो, ये भी जेई में आया हुआ है 1993 में। 27 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो भाई, याद रखना मैंने आपको बोला था अभी SUHAG जो भी है ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन कट गए हैं, देखो एंथैल्पी है, ये तो एक्सटेंसिव है। और याद रखना जो वॉल्यूम है, मास हाफ करने पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, मैटर का अमाउंट हाफ करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना टेम्परेचर, अगर देखो भाई, अगर देखो मेरे पास एक रूम है, ये रूम है, इस रूम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर मैं इस रूम को हाफ कर दूंगा तो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे इस पार्ट में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो दूसरे पार्ट में भी सेम टेम्परेचर रहेगा भाई। समझना, जो ओवरऑल रूम का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। तो जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो C/V होता है, यानी कि रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया? और जो V है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं समझ में आया, उसकी क्या है स्पीड है। एक बात रिमार्क करके रखो, क्या देखो भाई रिमार्क करके रखो, क्या जो वेलोसिटी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है इंटेंसिव होता है भाई। और याद रखना जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम समझ में आया, वो क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये मास पे डिपेंड करती है भाई, समझ में आया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो वेलोसिटीज वगैरह पे या स्पीड वगैरह पे डिपेंड कर रहा है भाई, समझ में आया, उन पे डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है भाई, ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऊपर पूछ रखा था कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमारा हो गया टेम्परेचर बी वाला ऑप्शन, और उसके बाद डी हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आईआईटी जेईई में आया हुआ है 2017 में। तो देखो याद रखना फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या होता है du इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। समझ में आया भाई, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्वेश्चन जेई का काफी लेवल वाला क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आया। तो देखो भाई यहाँ पे जो du है वो क्या है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, dq क्या है हीट है, और dw क्या है वर्क डन है, वर्क डन। जो dw है उसको क्या लिखते हैं माइनस पी dv भी लिखते हैं भाई। p का मीन्स क्या होता है, p जो होता है प्रेशर है, और जो dv है वो चेंज इन वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है भाई, देखो भाई तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं dq माइनस पी dv। ठीक है, इसे क्या कर देते हैं इक्वेशन 2 लिख देते हैं, और ऊपर वाले को इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुझे दिखाना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज के बराबर होती है। ठीक है, हर एक ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले क्या है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक उसने बोला जो इंटरनल एनर्जी है वो आइसोकोरिक वर्क के बराबर होती है क्या। तो देखो आइसोकोरिक में जो वॉल्यूम है V क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब जो dv है चेंज इन वॉल्यूम वो किसके बराबर हो जाएगा जीरो, यानी कि जो कांस्टेंट होता है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने बताया था जीरो हो जाता है भाई। तो रखो इक्वेशन 2 में रखो, तो क्या आ जाएगा du इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी। तो dv कितना है जीरो। तो देखो भाई जो du है वो किसके बराबर आ गया dq के बराबर, समझ आया। तो यानी कि आइसोकोरिक में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है हीट के बराबर होती है भाई, समझ आया। तो यानी कि पहला वाला तो क्या हो गया गलत हो गया भाई, पहले वाला तो रॉन्ग हो गया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोबारिक की। देखो बात करते हैं आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में जो क्या होता है भाई, आइसोबारिक में P कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट है, तो यानी कि जो dP है वो किसके बराबर आ जाएगा जीरो। रखो इक्वेशन 2 में, तो du इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी, पी तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ आ जाएगा dV। तो देखो यही आएगा, तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो dq प्लस dw के बराबर है, समझ आया। किसके लिए आइसोबारिक के लिए। इसका मीन्स ऑप्शन बी भी गलत हो गया, आइसोबारिक वर्क के बराबर नहीं है, समझ आया। क्यों, जो इंटरनल एनर्जी है समझ आया, आइसोबारिक वर्क डन क्या है ये वाला pdv वाला आइसोबारिक वर्क डन के बराबर नहीं है। इसमें ये वाली क्वांटिटी भी एक्स्ट्रा है भाई, ये वाली क्वांटिटी भी क्या है एक्स्ट्रा है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो इंटरनल एनर्जी है वो आइसोबारिक वर्क डन के बराबर है, समझ आया। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तीसरा देखो एडियाबैटिक, तीसरा देखो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो देखो याद रखना एडियाबैटिक में जो हीट है Q वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, समझ, यानी कि dq बराबर कितना हो जाएगा जीरो। रखो तो du इज इक्वल्स टू dq की जगह जीरो हो जाएगा माइनस पी डी बी, यानी कि पी डी बी क्या है वर्क डन है, पी डी बी क्या है वर्क डन है, वर्क डन। और ये जो वर्क डन आया है वो किसका आया है एडियाबैटिक का आया है, एडी लिख देता हूं एडियाबैटिक का। तो इट मीन्स
जो एडियाबैटिक वर्क डन है, DU जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, एडियाबैटिक वर्क डन के बराबर होता है, एडियाबैटिक वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, सी ठीक हो गया भाई। समय अगर आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपको एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट पता चलेगा भाई। तो देखो अगर आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल याद रखना, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर है T वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब dt जो है वो 0 के बराबर होता है। जब टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कितना होगा, 0 होगा। तो यानी कि du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw, ये बोला था, याद रखना। अगर du 0 हो जाएगा तो dq बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dw। समाया यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ हीट चेंज के बराबर होता है। समाया तो जो ऑप्शन मिला मुझे वो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है भाई। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि मैंने उसमें इंटरनल एनर्जी जो चेंज था, जो इंटरनल एनर्जी चेंज था, ये देख रहे हो ना, इंटरनल एनर्जी जो चेंज था वो एडियाबैटिक वर्क डन के बराबर है। समय बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। देखो भाई ये क्वेश्चन नीट में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो भाई जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए चाहे आप डेल एच बोलो, चाहे आप डेल यू बोलो, चाहे चेंज इन फ्री एनर्जी बोलो, चाहे चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलो भाई, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होता है, 0 होता है भाई। समय यहाँ पे याद रखना जो डेल यू है उसको डेल ई दिया गया है, दोनों के दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, तो इट मीन्स जो ऑप्शन हो जाएगा वर्क डन 0 नहीं होता भाई, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन W बराबर 0 नहीं होता है। समझ आया भाई। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल H, डेल E, डेल G 0 होगा, लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा भाई। समझ आया। ठीक है, अगला वाला जो है ये तो मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी, ये जो हमने यहाँ पे फिगर चिपकाया हुआ है ये वाला, ये फिगर मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी कराया हुआ है भाई। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लो भाई। 4 से जो 5 वीडियो मैंने अभी तक डाल रखी हैं उन वीडियो के बिहाफ पे ही जो क्वेश्चन अभी तक आ रखे हैं मैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये वाले क्वेश्चन को देखो जो 2022 में आया हुआ है, उसने बोला आइसोथर्मल। तो याद रखना आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में T कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, तो देखो इसमें तो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है भाई, ये वाला सिस्टम, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। समय इस प्रोसेस में देखो ये एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है। समझ आ रहा है भाई, एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके जैसा दिख रहा है भाई। समय तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि P और V के बीच में एक अच्छा सा ग्राफ आता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो एग्जैक्टली ठीक है भाई। होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। प्लीज इन क्वेश्चनों को करने से पहले प्रीवियस जो 4-5 वीडियो मैंने डाल रखी है उनको जरूर देखिएगा भाई। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों का दोनों बढ़ेगा भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।